बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं 9th क्लास न्यू सिलेबस मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.1 की समझ आ गई होगी। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया। तो इंशाल्लाह मैं इसमें 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें कवर करवाता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला उसने जो टॉपिक हमें दिया वो कहता है रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर। रेडिकल एक्सप्रेशंस आर सिंपली एक्सप्रेशंस, कहता है रेडिकल एक्सप्रेशन सादा से एक्सप्रेशन होते हैं डेट इन्वॉल्व रूट्स, जिनमें क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। रूट्स अब कौन से, लाइक स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, या इससे कोई हायर यानी कि बड़े रूट्स होते हैं। अब आप लोगों के समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं यहाँ पे। अब कहता है मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे 16 है, तो अगर इसको मैं स्क्वायर रूट में लिख देता हूँ तो ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। राइट, और ये जो 16 है वो एक रेडिकेंड कहलाता है। और इसी तरह मेरे पास 27 है, तो इसको मैं किस में लिख रहा हूँ, मैंने क्यूब रूट में लिख दिया। राइट, तो ये भी एक क्या है, मेरे पास रेडिकल एक्सप्रेशन ही है। इसी तरह मेरे पास आ जाता है 64, तो इसको मैंने एक हायर रूट्स में लिख दिया, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक रेडिकल एक्सप्रेशंस है। अब रेडिकल एक्सप्रेशंस के लिए मेरे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या हैं जी, कहता है ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ना, वो एक रेडिकल का साइन होता है। यानी आप लोगों ने देख लेना है कि जिस भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन होगा तो वो एक रेडिकल साइन होगा। राइट, द नंबर इनसाइड द रेडिकल, यानी रेडिकल के साइन के अंदर, या जैसे ये रेडिकल का साइन है इसके अंदर 17 लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एक रेडिकेंड कहते हैं। राइट, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास आ जाते हैं जी लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस, यानी हमारे पास एक तो लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं और एक मेरे पास लॉज ऑफ इंडिसेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स की, के रेडिकल्स के हमारे पास कितने कानून हैं और हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम 1 बाय 1 इनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी लॉज ऑफ रेडिकल। कहता है देयर आर 4 लॉज ऑफ रेडिकल, रेडिकल के 4 लॉज हैं। कौन कौन से हैं, इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ में वो कहता है कि आप लोगों के पास एक ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें रेडिकल के साइन के अंदर जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, और रेडिकल के ऊपर ये जो n लिखा हुआ है इसको इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इंडेक्स बोलते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसी फॉर्म में कि आप लोगों के पास रेडिकल साइन में 2 डिफरेंट फंक्शन लिखे हुए हैं, यानी 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और उनके ऊपर कुछ इंडेक्स भी है। तो आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू का रेडिकल अलग कर लेना है और सेकंड वैल्यू का रेडिकल अलग कर लेना है। राइट, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई वैल्यू आ जाती है 4 × 5, दोनों डिफरेंट है ना, और इनके ऊपर रेडिकल का साइन और उसके ऊपर इंडेक्स भी है। तो आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू का रेडिकल अलग कर लेना है, सेकंड वैल्यू का रेडिकल अलग कर लेना है। तो ये आप लोगों के पास पहला लॉ है रेडिकल का। ठीक है, इंशाल्लाह हम इनको क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह आप लोगों के पास सेकंड लॉ क्या है रेडिकल का। सेकंड लॉ में वो हमें कहता है कि आप लोगों के पास अब 2 डिफरेंट फंक्शन हैं, वो बजाय के एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो जब 2 वैल्यूज़ एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं और उनके ऊपर रेडिकल का साइन और उनका इंडेक्स भी हो, तो आप लोगों ने न्यूमिनेटर की जो रेडिकल है और उसका इंडेक्स अलग कर देना और इसी तरह डिनोमिनेटर का अलग कर देना। इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है तो देन हम क्वेश्चन में फिर इसको क्या करेंगे। तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि न्यूमिनेटर का रेडिकल साइन अलग कर देना और डिनोमिनेटर का रेडिकल साइन अलग कर देना। राइट, इसी तरह हम रेडिकल के थर्ड रूल की बात करते हैं जी। अब रेडिकल का हमारे पास आ जाता है जी थर्ड रूल। तो इस फॉर्म में हमने क्या करना है जी, थर्ड रूल में वो हमें कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी पावर है और ऊपर रेडिकल है और उसके इंडेक्स की भी पावर है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, ए की पावर जो m है यानी फंक्शन की पावर एज इट इज़,
आप लोगों ने रेडिकल से इसको एक्सपोनेंशियल में ले आना है। तो हमारे पास रेडिकल में n यहाँ पे इंडेक्स में मल्टीप्लाई हो रहा था रेडिकल साइन के साथ, तो जब ये एक्सपोनेंट में आएगा तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि फंक्शन की पावर और इंडेक्स की पावर दोनों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को दोनों मिसालों से समझा दिया कि जब हमारे पास, यानी जैसे मैंने एग्जाम्पल से लिया, अगर मेरे पास 5 की पावर 3 है और इसके रेडिकल के इंडेक्स की पावर भी 3 है, यानी दोनों पावर्स क्या है, सेम है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में ले आओगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 5 इसका क्या आ जाएगा, जवाब। अब दूसरी फॉर्म ये है कि आप लोगों के पास वैल्यू तो एक ही है, लेकिन उसकी जो पावर है और जो इंडेक्स की पावर है वो दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। तो इस फॉर्म में क्या होगा जी, 2 4 को डिवाइड कर देगा 2 पे, तो 7 की पावर 2 यानी 49 आ गया। तो यानी ये जो रेडिकल का थर्ड रूल है वो ये है कि आप लोगों के पास फंक्शन तो एक है, लेकिन फंक्शन की जो पावर है और इंडेक्स की जो पावर है वो दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और इसी तरह आप लोगों के पास जो रूल नंबर 4 है वो इसका क्या है जी, सेम ही है, वो भी इसमें भी यही कहता है कि आप लोगों के पास एक वैल्यू है और उसकी जो पावर है और जो इंडेक्स की पावर है रेडिकल साइन के, वो दोनों क्या है, सेम है। तो इस सूरत में क्या होगा, ये जब आप इसको रेडिकल से एक्सपोनेंट में लेके आओगे तो पावर पावर से कैंसिल होगी, तो मेरे पास पीछे वही यानी फंक्शन जो भी वैल्यू होगी वही बच जाएगा। अब मैंने आप लोगों के समझाने के लिए नीचे एग्जांपल्स भी ली हुई हैं, तो एग्जांपल्स में भी हमें वो यही कहता है कि जब हमारे पास 7 है, मैंने इसकी पावर 3 लिया और इसके रेडिकल साइन के ऊपर इंडेक्स भी 3 लिया, तो जब आप रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 7 जवाब आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास 8 है फंक्शन और उसकी पावर है -3 और उसके रेडिकल के इंडेक्स की पावर है -3। जब आप रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में लेके आओगे तो 3 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, 8, और यही इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, राइट। तो ये थे जी लॉज ऑफ रेडिकल्स। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, यानी लॉज ऑफ इंडिसेस कितने हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस टोटल 6 हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, तो इनको ध्यान से समझिएगा, और अगर आप लोगों को कहीं से समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, राइट। तो अब हम लॉज ऑफ इंडिसेस की बात करते हैं। सबसे पहला लॉ ये है कि आप लोगों के पास 2 एक जैसे फंक्शन है और डिफरेंट पावर के साथ वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी मेरे पास दोनों की बेसिस सेम थी, यानी इस तरह भी कह सकते हैं कि दोनों में से मैंने a कॉमन ले लिया और फर्स्ट a की पावर थी m और सेकंड a की पावर थी प्लस का n, तो ये प्लस माइनस हो गए। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू है 5 की पावर 2 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 3 से, तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। तो इस सूरत में इन दोनों की जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी तरह मेरे पास एक और एग्जांपल है कि मेरे पास एक है वैल्यू 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2, तो दोनों की बेसिस सेम्स है। तो बेसिस सेम हो तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फर्स्ट 3 की पावर थी 4 और सेकंड 3 की पावर थी -2, तो 3 की पावर 2 में से 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, राइट। तो ये था जी फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस। अब इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ में वो हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, सेकंड लॉ में हमें कहता है कि आप लोगों के पास 2 वैल्यूज़ हैं, अब वो बजाय के मल्टीप्लाई होने के अब वो एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं और वो दोनों सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है। तो इस सूरत में भी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये जो डिवाइडर है उसका मल्टीप्लायर बना देंगे। डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो न्यूमिनेटर में आके वो माइनस हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस में है तो वो न्यूमिनेटर में आके प्लस की हो जाएगी, राइट। तो फिर रेडिकल का वही फर्स्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा जी, बेसिस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो फर्स्ट a की पावर थी m और सेकंड a की पावर थी -n। इसी तरह मैंने नीचे आप लोगों को एग्जांपल समझाई हैं इसी लॉ से लेके। अगर मेरे पास बेसिस सेम हो और उनकी जो पावर डिफरेंट हो और वो दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो, तो आप लोगों ने डिवाइडर का मल्टीप्लायर बना देना। डिनोमिनेटर में प्लस का 7 की पावर 2 था और न्यूमिनेटर में आके माइनस को हो जाएगा। बेसिस सेम्स तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। फर्स्ट 7 की पावर है 3 और सेकंड 7 की पावर है -2, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 7 की पावर 1 का मतलब है 7 1 दा 7 ही आ गया, राइट। तो ये भी आप लोगों को आई होप के समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस की। तो इसमें हमें ये कहता है कि हमारे पास फंक्शन तो एक है लेकिन उसकी
पावर डिफरेंट है और पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, फंक्शन एज इट इज़ आ गया और फंक्शन की जो पावर्स हैं उनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो इसी तरह मैंने आप लोगों के नीचे समझने के लिए एग्जांपल्स लिए हैं 2 से 3। तो हम एग्जांपल्स में देखते हैं जी, मेरे पास है 5 यानी एक फंक्शन है, उसकी पावर है 3 और सारे की पावर है 4। तो मैं क्या करूँगा जी, जो फंक्शन की पावर है उसको जो सारे की पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल लिया है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है उसकी पावर है 5 और सारे की पावर है 1/2, तो मैं फंक्शन की पावर को, ये जो ऊपर पावर है इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास था जी थर्ड लॉ। इसी तरह हम बात करते हैं फोर्थ लॉ की। तो जो मेरे पास फोर्थ लॉ है उसमें हमारे पास क्या है जी, 2 वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी जो पावर है वो एक ही है। यानी अब वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, उनकी पावर एक है, तो आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू से पावर को अलग मल्टीप्लाई और सेकंड वैल्यू से पावर को अलग मल्टीप्लाई कर देना। इसको भी हम एक एग्जांपल से लेते हैं जी। मेरे पास 2 डिफरेंट फंक्शन थे यानी 2 डिफरेंट वैल्यूज़ थी और उनकी पावर एक थी, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को अलग कर दिया और सेकंड वैल्यू को अलग कर दिया और दोनों की पावर भी क्या कर दी, अलग अलग कर दी। इसी तरह मेरे पास एक और एग्जांपल है, मेरे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं लेकिन उनकी पावर एक ही है, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू की पावर को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, सेकंड वैल्यू की पावर को अलग कर दिया। इसी तरह अगर आप लोगों के पास 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं तो तब भी आप लोगों ने यही काम करना है कि हर वैल्यू की जो पावर है वो क्या कर देनी है, अलग अलग कर देनी है। मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू की पावर थी वो मैंने अलग कर दी, सेकंड वैल्यू की जो पावर थी अलग कर दी और थर्ड वैल्यू की जो पावर थी वो मैंने अलग कर दी, राइट। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं जी लॉ नंबर 5 के ऊपर इसके। तो लॉ नंबर 5 में वो हमें क्या कहता है जी, इसमें वो हमें कहता है कि अब हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शन है, वो बजाय के एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं बल्कि डिवाइड हो रहे हैं, उनकी पावर एक ही है। तो इस सूरत में भी आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमिनेटर की पावर को अलग कर देना और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू की पावर को अलग कर देना। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जी। एग्जाम्पल में यही है कि आप लोगों के पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और वो आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं लेकिन उनकी जो पावर है वो एक ही है। तो आप लोगों ने न्यूमिनेटर वाली वैल्यू की पावर को अलग कर देना और डिनोमिनेटर वाली की वैल्यू की पावर को अलग कर देना, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी लॉज ऑफ इंडेक्सेस की, रूल नंबर 6 की। तो उसमें हमें कहता है कि अगर कोई वैल्यू 0 हो यानी किसी फंक्शन की पावर 0 हो तो उसको किसके इक्वल लिखा जाता है जी, 1 के इक्वल लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास है जी, मैं इसको प्रूव करता हूँ। मेरे पास है a की पावर 0 यानी कोई a की जगह पे यार कोई भी फंक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि a ही हो। तो अगर इसकी पावर 0 है तो वो 1 कैसे होगी, आप लोग देख सकते हैं जी। मैंने 0 की जगह पे क्या लिख दिया, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो जवाब तो 0 ही आएगा ना। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ को यूज़ करता हूँ इंडिसेस के। उसमें क्या है जी, मैंने बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू की जो फर्स्ट पावर है उसकी वैल्यू अलग कर दी और सेकंड पावर की वैल्यू को अलग कर दिया, क्योंकि बेसिस सेम तो पावर क्या हो जाती है, प्लस माइनस हो जाती हैं। अब a की पावर प्लस एज इट इज़, a की पावर माइनस का 1 था तो नीचे डिनोमिनेटर में आके प्लस का 1, ये और ये इससे कैंसिल, तो मेरे पास पीछे क्या बच गया, 1 बच गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और भी समझा देता हूँ। लाइक अगर आप लोग कहते हैं जी 5000 है मेरे पास, ठीक है, और उसकी पावर हमारे पास कितनी है जी, 0 है। तो इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ जी। 5000 है, 0 की जगह पे मैंने प्लस का 1 और माइनस का 1 लिया। 5000 की पावर प्लस 1 मैंने अलग कर दी और इसी तरह 5000 की जो माइनस 1 है पावर वो मैंने अलग कर दी। 5000 की जो पावर है प्लस 1 वो एज इट इज़, ये माइनस का 1 था, जब इसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले गया तो ये भी किसका हो गया, प्लस का 1, ये और ये कैंसिल हो गए तो पीछे मेरे पास क्या बचा, 1 बचा। तो यानी आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जिसकी पावर हमारे पास क्या आ रही हो, 0 आ रही हो, तो उसका जवाब हमेशा किसके इक्वल होता है जी, 1 के ही इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अब ये जो वर्ड सर्ड्स है ये क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से हम इसका जानते हैं कि ये जो वर्ड सर्ड्स है ये क्या होता है। कहता अ सर्ड इज़ अ टाइप ऑफ इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज़ कॉल्ड अ सर्ड।
कहता है जो एक सर्ड होता है ना वो एक इर्रेशनल रेडिकल की ही टाइप होती है, जिसके अंदर जो रेडिकेंट होता है ना वो एक रैशनल होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो रेडिकल है वो इर्रेशनल होगा। रेडिकल का मतलब है कि जो स्क्वायर रूट का साइन है वो इर्रेशनल में होगा, और इसका जो रेडिकेंड है वो एक रैशनल होगा। रैशनल मीन वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, और वो 5 भी हो सकता है। अब इरेशनल कैसे बनेगा, जब आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 लोगे तो वो जवाब में क्या आएगा, इरेशनल नहीं आएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेंगे तो जवाब में क्या आएगा, इरेशनल नहीं आएगा। इसी तरह आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेंगे तो जवाब में इरेशनल ही आएगा। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को नीचे दी हुई है, आर सर्ड्स बिकॉज दे आर इरेशनल रेडिकल, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल रेडिकल हैं। लेकिन वो वाली वैल्यूज़ जो कंप्लीट स्क्वायर होती हैं, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, राइट, जैसे मेरे पास आ जाता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाता है, इसी तरह मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाता है। आर नॉट अ सर्ड बिकॉज इट सिंप्लीफाइज, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है। इसी तरह 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। इसी तरह 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है जी, 4 आ जाता है। तो विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स ही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी टाइप ऑफ सर्ड्स की, कि सर्ड्स की कितनी टाइप्स हैं, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कहता है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ड्स आर एज फॉलोज। कहता है सर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हमने नीचे 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहली टाइप का नाम है जी मोनोमियल, यानी मोनोमियल का मतलब क्या है, कहता है अ सर्ड डेट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, यानी ऐसा सर्ड जो सिर्फ एक सिंगल टर्म के ऊपर मुश्तमिल हो तो वो एक मोनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13। यानी आप लोगों के पास एक वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हमारे पास एक क्या है जी, ये एक सिंगल मोनोमियल है कि एक सिंगल टर्म है। इसी तरह अगर मेरे पास वैल्यू आ जाती है 3 + 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये भी मेरे पास एक क्या है, सिंगल मोनोमियल है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास एक वैल्यू आ जाती है जी 3 प्लस मेरे पास आ जाता है जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये भी क्या है, एक सिंगल मोनोमियल है, यानी कि एक सिंगल टर्म है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बाइनोमियल की। बाइनोमियल क्या होता है जी, कहता है अ सर्ड डेट कंटेन्स द सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, यानी कहता है ऐसा सर्ड्स जो 2 मोनोमियल का सम होता है वो एक बाइनोमियल सर्ड्स कहलाता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये मेरे पास एक क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया। इसी तरह अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 होता है, तो ये भी मेरे पास एक क्या बन गया जी, बाइनोमियल बन गया। यानी जो वैल्यूज़ 2-2 के सम में होंगी ना, 2-2 स्क्वायर रूट साइन के साथ होंगी और वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, तो वो बाइनोमियल सर्ड्स कहलाता है। इसी तरह फाइनल है जी मेरे पास कॉन्जुगेट सर्ड्स। कॉन्जुगेट सर्ड्स में हमारे पास क्या होता है जी, कॉन्जुगेट सर्ड्स में वो कहता है कि आप लोगों के पास 2 वैल्यूज़ होती हैं और दोनों डिफरेंट साइन में होती हैं, यानी वो बाइनोमियल तो होते हैं, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, लेकिन वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाते हैं। कॉन्जुगेट सर्ड्स कैसे कहलाते हैं, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो जब आप लोग इसके ऊपर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस, और जो मेरे पास सेकंड वैल्यू है उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 3 - 5 = -2, यानी इसका जवाब आ गया। तो ये हमारे पास एक क्या होता है जी, कॉन्जुगेट सर्ड्स होता है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एप्लीकेशंस ऑफ सर्ड्स हैं। अब ये एप्लीकेशंस मैंने आप लोगों से शेयर की हैं, तो यानी हम सर्ड्स पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा आगे वाली ज़िंदगी के अंदर इसका कहाँ पे यूज़ होगा। सर्ड्स का सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में कहाँ पे करते हैं, अब क्वेश्चन ये आता है, एक तो लेंथ्स को फाइंड करने के लिए, हाइट्स को फाइंड करने के लिए, और इसी तरह डिस्टेंस वगैरह को फाइंड करने के लिए। तो जी सर्ड्स को हम ज्योमेट्री में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सेकंड है जी, हम सर्ड्स को इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, वेव फंक्शंस को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट आप लोग हायर अगर फिज़िक्स में या क्वांटम में पढ़ेंगे कुछ, तो वेव फंक्शन जो होते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करते हैं। इसी तरह सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर ये भी ये यूज़ होते हैं, और कम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है।
थर्ड इनका जो यूज़ है वो फिज़िक्स के अंदर है। फिज़िक्स के अंदर ये क्या करते हैं, फार्मूलाज और इक्वेशन से ऐसी क्वांटिटीज़ बनाते हैं जो या तो वेलोसिटीज़ की होती हैं या एनर्जी लेवल्स की होती हैं या हमारे पास डिस्टेंस वगैरह की होती हैं। फोर्थ यूज़ इनका कहाँ पे है जी, आर्किटेक्चर में है। आर्किटेक्चर्स में कहाँ पे होता है, डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए, एंगल्स फाइंड करने के लिए और प्रोपोर्शंस वगैरह निकालने के लिए। तो आर्किटेक्चर्स में हम सर्ड्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स में आ जाता है एल्गोरिथम्स यानी फ़्लो चार्ट्स बनाने के लिए। इसी तरह स्केलिंग करने के लिए, रोटेशंस करने के लिए, 2D एंड 3D एनिमेशंस यानी गेमिंग करने के लिए इसकी कैलकुलेशन के अंदर सर्ड्स को यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास इसकी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस में कहाँ पे करते हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने के लिए, ग्रोथ रेट्स फाइंड करने के लिए, यानी जैसे हमारे पास कोविड-19 एक डिसीज़ आई थी तो इसका हमने ग्रोथ रेट फाइंड करना है जी, किस कंट्री के अंदर कितनी अमवात हुई इस वबा से, तो ये हम डिफरेंट ग्रोथ रेट्स फाइंड करते हैं। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट यानी उनका मिल के यानी कि हम एक ग्राफ दे देते हैं, तो ये फाइनेंस में होता है। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी में भी सर्ड्स को यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में कहाँ पे किया जाता है, ऑर्बिटल मैकेनिक्स में यूज़ किया जाता है, यानी जितने भी ये स्पेस में जाते हैं। इसके ऊपर रशिया ने सबसे पहले 2021 में द चैलेंज मूवी भी शूट की हुई है स्पेस में, तो वो सारा एस्ट्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट उसमें आप लोग देख भी सकते हैं। इसी तरह डिस्टेंस कैलकुलेशंस वगैरह भी हमारे पास इसके अंदर हम कवर करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सर्ड्स की समझ आ गई होगी कि आप हायर क्लासेस में जाके इसको कहाँ पे और किन किन फील्ड में जाके यूज़ करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, हमारे पास आ जाते हैं जी रैशनलाइजेशंस ऑफ डिनोमिनेटर के। आप लोग डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हो। कहते हैं रैशनलाइजेशंस ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स रिमूविंग अ सर्ड और एन irrational number from the denominators of a fraction and converting into a rational number। यानी रैशनलाइजेशन का मेन पर्पज़ ये है कि आपने जो डिनोमिनेटर होता है ना, किसी भी तरीके से उसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है डिनोमिनेटर के अंदर। तो आपने उसकी जो फ्रैक्शन होती है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देना होता है, एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना होता है, राइट। तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों को इसके स्टेप्स भी बताए हैं कि स्टेप्स ऑफ रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज को कैसे और किन स्टेप्स में हम सॉल्व करते हैं। कहता है सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है जी सिंगल सर्ड ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हमारे पास सिंगल सर्ड ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है। इसके अंदर आप लोग सिंपल देखते हैं जी, मेरे पास 1/2 का स्क्वायर रूट है, यानी ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ हमने मोनोमियल डिस्कस की थी। तो अब ये जो आप लोगों के पास नीचे स्क्वायर रूट है, इसका आप डिवाइडर का मल्टीप्लायर बना देंगे। इसी से आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना होता है और इसी से डिवाइड करना होता है। फिर मल्टीप्लाई का एक रूल होता है कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो आप लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को नीचे वाली से, तो टू स्क्वायर रूट 1 द 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आ जाएगा। नीचे स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में 2 बच गया। इसी तरह मैंने आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल लिया है, तो हम एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो हमारे पास है जी 1/√6। तो आप लोग फिर अगेन ये जो डिवाइडर है इसका मल्टीप्लायर बना देंगे, इसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई का रूल होता है न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। जब आप लोगों ने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी। तो ये थी जी हमारे पास सिंगल सर्ड्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स सर्ड्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी बाइनोमियल सर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। जब आप लोगों के पास वैल्यूज़ एक से ज़्यादा हो, यानी 2 मोनोमियल जब एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं तो वो एक कम्प्लेक्स सर्ड्स या बाइनोमियल सर्ड्स बन जाता है। तो इसी तरह आप लोगों ने इधर भी यही किया कि इसका हमने कॉन्जुगेट लेना होता है। बेसिकली जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देना है। तो आप लोगों ने भी, हमने भी यहाँ पे यही काम किया कि नीचे जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसका मल्टीप्लायर बनाया,
अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस वाली से डिवाइड, और अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस वाली से मल्टीप्लाई और प्लस वाली से डिवाइड। इस केस में हमारे पास प्लस है तो जब डिवाइडर का मल्टीप्लाई बना देंगे ऊपर जाके माइनस, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। फिर हमने मल्टीप्लाई का वही रूल यूज़ किया कि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको किया तो सिंप्लीफाई किया जी, हमारे पास नीचे यह आ गया, न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ गया, डिनोमिनेटर में एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। इसी तरह न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, फिर स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल। न्यूमिनेटर में स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 एज इट इज़, नीचे 3 माइनस 2 बच गया। न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़, 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, फिर स्केयर रूट ऑफ 3 और माइनस स्केयर रूट ऑफ 2। तो यहीं तक बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के लेक्चर की भी सही समझ आ गई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन को टिक करते जाएं ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का आप लोगों तक फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।